कि कुर्मी लोग आदिवासी हैं और इनका मांग जायज़ है और इनको अनुसूचित जनजाति का सूची में इनको शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही झारखंड राज्य अलग होता है, जिसमें हमारे कुर्मियों ने भी काफ़ी बलिदान दिया, संघर्ष किया, सभी चीज़ें हुई, सभी तरह की बातें हुई, लेकिन जैसे ही झारखंड राज्य अलग होता है 2000 में, और जिस परिकल्पना मतलब जिस आधार को मान करके, मतलब जो कुर्मियों को यहाँ पर गैर सरकारी आदिवासी मान करके, मतलब गैर सरकारी आदिवासी इसीलिए माना गया या लिखा गया क्योंकि कुर्मी लोग सूचीबद्ध नहीं है और सूची में शामिल नहीं है, इसीलिए गैर सरकारी आदिवासी कहा गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुर्मी समुदाय और छोटा नागपुर पठार के, मतलब ये जो बृहत्तर झारखंड जिसे हम कहते हैं, यहाँ के कुर्मी समुदाय दोनों भिन्न नस्ल के हैं और भिन्न समुदाय हैं। इनको जनगणना में आपस में मिला दिया गया, जिस वजह से सारी परेशानियां उत्पन्न हुई हैं। झारखंड में ऐसे कई गंभीर मुद्दे रहे हैं जिस पर चर्चा विधानसभा के अंदर वर्तमान की सरकार ने करा दिया। कई मुद्दों को विशेष सत्र बुलाकर पारित भी करा दिया गया। 4 मुद्दे गंभीर रहे। एक मुद्दा सरना कोड का था, उस पर भी 11 तारीख को पिछले साल उस पर सरकार ने विधानसभा से पारित कर दिया। आगे जो हुआ वो अलग इशू है। दूसरा, कल यानी 11 नवंबर को 2022 को 2 और जो गंभीर मुद्दे थे, ओबीसी को 27% आरक्षण और 1932 खतियान आधारित स्थानीयता, इस पर भी राज्य सरकार ने लगभग अपना जो है वो टिकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ दिया, मतलब अपने ऊपर से पल्ला झाड़ दिया और विधानसभा के अंदर बहस हुआ नहीं हुआ वो अलग इशू है, लेकिन पारित करा दिया। और चौथा जो एक गंभीर मुद्दा है, ऐसे और कई मुद्दे हैं लेकिन इन चारों मुद्दों पर राजनीति बहुत जमकर इस राज्य के अंदर होती है। चौथा जो गंभीर मुद्दा है वो कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने वाला, मतलब एसटी सूची में दर्ज कराने वाला। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आदिवासी कुर्मी समाज के नेता अगुवा हैं प्रसन्नजीत दा हैं, हम उनसे बात करेंगे और इस पूरे मामले को भी समझेंगे और अब अगला स्टैंड इन लोगों का क्या है उस पर भी बात करेंगे। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद जोहार, और मेरी तरफ से और हमारे आदिवासी कुर्मी समाज की तरफ से आपके इस द लोकतंत्र चैनल के सभी दर्शकों को भी जोहार। 4 गंभीर मुद्दे झारखंड में राजनीति के लिए माने जाते थे। एक सरना कोड, दूसरा खतियान आधारित स्थानीयता, तीसरा ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाला, चौथा एक जो मुद्दा है वो कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने वाला। 3 मुद्दों पर तो विधानसभा से जैसे तैसे करके पारित करके भेज दिया गया केंद्र के पाले में। अब एक मुद्दा जो है वो आप लोगों का है, कुर्मी को एसटी का दर्जा देने वाला। क्या है आगे आप लोगों का प्लान? कि इसमें ये जो हम मुद्दा है ये कोई नया मुद्दा नहीं है और ये लगभग 1980 के दशक से ही ये मांग लगातार चली आ रही है। और 1987 में इसमें सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था पुरुलिया के झुंझका में, जहाँ पर जो उस समय के जितने राजनीतिक दिग्गज थे, सामाजिक दिग्गज थे, सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी भी मौजूद थे, डॉक्टर निर्मल मिंज जी मौजूद थे, और सभी ने एक स्वर में उस समय कहा था कि कुर्मी लोग आदिवासी हैं और इनका मांग जायज़ है और इनको अनुसूचित जनजाति का सूची में इनको शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही झारखंड राज्य अलग होता है, जिसमें हमारे कुर्मियों ने भी काफ़ी बलिदान दिया, संघर्ष किया, सभी चीज़ें हुई, सभी तरह की बातें हुई, लेकिन जैसे ही झारखंड राज्य अलग होता है 2000 में, और जिस परिकल्पना मतलब जिस आधार को मान करके, मतलब जो कुर्मियों को यहाँ पर गैर सरकारी आदिवासी मान करके, मतलब गैर सरकारी आदिवासी इसीलिए माना गया या लिखा गया क्योंकि कुर्मी लोग सूचीबद्ध नहीं है और सूची में शामिल नहीं है, इसीलिए गैर सरकारी आदिवासी कहा गया। कहने का मतलब है कि जो एसटी में है वो सरकारी आदिवासी और जो एसटी में नहीं है वैसे आदिवासियों को गैर सरकारी आदिवासी, तो कुर्मियों को गैर सरकारी आदिवासी मान करके झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ। और आज ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि जो लोग आज एसटी सूची में हैं वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कुर्मी लोग तो आदिवासी है ही नहीं। अरे भाई, अगर कुर्मी लोग आदिवासी हैं ही नहीं तो फिर सबसे पहले उन्हें जो समन्वय समिति की रिपोर्ट जो उस समय बनी थी, उस रिपोर्ट को जाकर के उनको खारिज करना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई ये तो आपने गलत रिपोर्ट लिखा है, आप उस रिपोर्ट को खारिज कर दीजिए और उसके आधार पर अब फिर झारखंड अलग राज्य कैसे बनेगा ये भी बताना चाहिए फिर। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं, लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो गलत तथ्य हैं, गलत तथ्यों के साथ जो एक विभ्रांति फैलाने का जो समाज में काम किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और जो अभी 2000 के बाद, मतलब झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जिस तरीके से ये सभी लोगों ने अपने बातों से जो पलट गए हैं
और यहाँ पर दो जो फ्रिक्शन पैदा किया गया। पहले कहीं पर भी जब भी झारखंड आंदोलन होता था तो सभी को, यहाँ के जितने भी झारखंडी लोग थे उन सभी को झारखंडी कहा जाता था, ये आपको भी मालूम होगा। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद ही आदिवासी और मूलवासी दो भागों में बांट दिया गया। तो आपने यहाँ के लोगों को खुद ही यहाँ पर बांटने का काम किया, आदिवासी और मूलवासी में विभाजित कर दिया। तो इसी तरह से फिर आप अभी क्या कर रहे हैं, जो आदिवासी हैं, जो लिस्ट में है उनको आदिवासी, और जो लोग लिस्ट में नहीं है उन आदिवासियों को आप कह रहे हैं कि आदिवासी ही नहीं है, यहाँ के लोग नहीं है, इनको अंग्रेजों ने यहाँ अफीम की खेती करने के लिए लाए थे, या फिर कोई कहते हैं इनको नील की खेती करने के लिए लाए थे, कोई कहते हैं कि इनको सैनिक बनने के लिए लाए थे। तो भाई मैंने भी बहुत सारे ऐसे किताबें पढ़ी हैं, सर्वे रिपोर्ट्स हैं, सेंसस रिपोर्ट्स हैं और गेजेटियर्स हैं वगैरह वगैरह, कहीं पर भी मुझे इस तरह की बातें लिखी हुई नहीं मिली हैं। और जो लोग कह रहे हैं उनको ऑथेंटिक प्रमाण के साथ इस तरह की बातें करनी चाहिए। और अगर इस तरह का आधार को अगर माना जाए तो क्या इस आधार पर हम असम में जो हमारे जो यहाँ के जो आदिवासी लोग वहाँ रह रहे हैं, जिनको कि टी ट्राइब वहाँ पर कहा जाता है, तो क्या इस आधार पर उनको आदिवासी माना जाएगा क्या? उनको तो कोई भी कह सकता है कि भाई इन्हें तो अंग्रेजों ने यहाँ चाय की खेती करने के लिए लाया था, तो यहाँ के आदिवासी नहीं है। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आदिवासी का एक अपना अलग फॉर्मूला है, ट्राइब का, जनजाति का एक अलग फॉर्मूला है। जो लोग जिस स्थान पर आदिकाल से बसवास करते आ रहे हैं वो वहाँ के निश्चित रूप से आदिवासी होंगे। और उनका जो सिम्टम्स होता है, जो भाषा है, संस्कृति है, परंपराएं हैं और भी कई तरह की जो प्रथागत नियम हैं, उन सभी को लेकर के उनको जनजाति माना गया। और उन्हीं जनजातियों में से 1950 में कुछ जनजातियों को शेड्यूल किया गया और कुछ जनजाति उसमें से छूट गए, जिसमें भारतवर्ष में मतलब सैकड़ों जनजातियां हैं जो कि छूटे हुए हैं। और इसी को लेकर के समय समय पर अमेंडमेंट होता है, मॉडिफिकेशन होता है। 1956 में हुआ, 76 में हुआ, फिर 2002-03 में हुआ, फिर 2022 में भी हुआ। तो ऐसे तो अमेंडमेंट होते रहते हैं, जो छूटे हुए हैं उनको सरकार शामिल करती रहती है। तो कहीं पर तो किसी का कोई विरोध नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह से हमारा भी मांग है जो वर्षों से चला आ रहा है, और इसी को लेकर के हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। और ये हमारा मांग संवैधानिक मांग है, एक जायज़ मांग है, और हम संवैधानिक तरीके से इसको हम लड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर सरकार हमारी इन बातों को, मांगों को अगर नहीं मानती है तो आने वाले समय में हम निश्चित रूप से इसको एक नया रूप देने का काम करेंगे। वो आंदोलन का प्रक्रिया क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा, ये आने वाले समय में हम लोग इसको संगठनिक रूप से डिसाइड करेंगे और इसको एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी नहीं है, उनका ये तर्क है, एक तो वो किसी क्षत्रिय बन जाने, जनेऊ पहनने वाला जो एक मामला था, वाकया था, उसका जिक्र करते हैं। और दूसरा बात कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज हावी है कुर्मियों पर। ये जो लोग ये इस बात को कह रहे हैं उनका तर्क ये रहा है, इसको कैसे टैकल करेंगे? जहाँ तक हिंदू रीति रिवाज का बात है तो मैं वहाँ पर कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोगों का जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो पूर्ण रूपेण अगर कोई देखेगा तो इसमें कहीं से भी उस तरह की बातें नज़र नहीं आएंगी। क्योंकि हमारा जो धर्म स्थल होता है, प्रत्येक गांव में हमारा एक जायरा थान या सारना थान या गोड़ाम थान ये आपको मिलेगा, जहाँ के पुजारी वहाँ के पारंपरिक पुजारी होते हैं, जिसको कि लाया, पाहन या देहरी कहा जाता है। और ये आदिकाल से ये परंपरा हमारी चली आती रही। हमारे संस्कृति के बीच में जो भी हमारे पूजा है, पद्धति है, वो पूर्ण रूप से प्रकृति से संबंधित है और हमारे पुरखों को शरण करके हम लोग ये काम करते हैं। यहाँ कहीं से भी उस तरह की रीति रिवाजों की बात नहीं है। हमारे सारे रीति रिवाज, जो हमारे संस्कार हैं, वो सारे आदिम पद्धति से और जो प्राकृतिक रूप से ही हम लोग उसको पूरा करते हैं। और जहाँ तक ये कुर्मी क्षत्रिय वाला बात है, तो बहुत लोग ये 1931 का सर्वे का भी हवाला देते हैं। और 1931 में ऐसे बहुत सारी बातें हैं, उसमें से एक बात वो लोग नहीं देखने का काम करते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के यहाँ सुना दूंगा कि कुर्मी क्षत्रिय का क्या बात है। यहाँ पर द कुर्मी जो छोटा नागपुर करके 1931 का सेंसस में ये उल्लेखित है। यहाँ पर देखिएगा, ये द ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय एसोसिएशन took up the cudgels on behalf of the Kurmi Mahatos and stoutly affirmed that they and the Kurmi Kshatriyas of the western provinces are the same, proofs of which, if necessary, can be produced before the government. It must be confessed that when invited to produce these proofs, the association showed no great eagerness
to respond and eventually took refuge. तो ये ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय एसोसिएशन मतलब अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, ये संगठन बना था उत्तर प्रदेश में ये 90 के दशक में। और उनका ये एक अलग कारणों से, उन्होंने किन कारणों से ये गठित किया था ये अलग मामला है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट करना जरूरी है, जो कि रिजले से लेकर के तमाम वैज्ञानिकों ने, जो मानव शास्त्री हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुर्मी समुदाय और छोटा नागपुर पठार के, मतलब ये जो बृहत्तर झारखंड जिसे हम कहते हैं, यहाँ के कुर्मी समुदाय दोनों भिन्न नस्ल के हैं और भिन्न समुदाय हैं। इनको जनगणना में आपस में मिला दिया गया, जिस वजह से सारी परेशानियां उत्पन्न हुई हैं। तो ये दोनों समुदाय अलग हैं, ये सबसे पहले माइंड मेकअप करना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि यहाँ कुर्मी क्षत्रिय कौन है, कुर्मी और कुर्मी, कुर्मी और कुर्मी। और इसलिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने अड़ा अक्षर का सब्स्टिट्यूट लेटर नहीं होने के कारण कुर्मी को भी आर से डिनोट किया और कुर्मी को भी आर से डिनोट किया। इसलिए जो मैच हो गए, तो 1903 में ही ग्रियर्सन जी ने इनको उल्लेख किया है कि भाई दोनों को सेंसस में मिला दिया गया है और इस वजह से असुविधाएं होती हैं। तो इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए बाद में फिर कुर्मी के साथ, यहाँ के कुर्मियों के साथ अंग्रेजी में कुर्मी शब्द के साथ महतो को जोड़ा गया, ताकि कुर्मी और कुर्मी महतो मतलब उसको कुर्मी पढ़ा जाना चाहिए एक्चुअली। जो ग्रियर्सन जी ने आर का डेफिनेशन दिया है कि छोटा नागपुर के पठार का जो कुर्मी को जब हम KURMI को पढ़ेंगे तो उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं, उसको हार्ड आर मतलब अड़ा के रूप में पढ़ेंगे और उसका उच्चारण कुर्मी होगा, और बिहार यूपी वालों का उच्चारण कुर्मी होगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन है। लेकिन खतियान में जब हमको बाहर वाले लोगों ने आकर के यहाँ लिख दिया, कहीं पर कुर्मी लिखा, कहीं कुर्मी लिखा, 6-7 तरीके से लिख दिया, तो इस वजह से और कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ। तो इन सभी कन्फ्यूजन का एक ही तरीका है कि यहाँ के जो कुर्मी हैं उनको कुर्मी माना जाए, भले ही उनको कहीं कुछ भी लिखा है, तभी हम सही निष्कर्ष में पहुंचेंगे। और इस तरह से कुर्मी क्षत्रिय वाला जो बात है, ये 1931 का सेंसस में ही उसको रिफ्यूज कर दिया गया था। इसलिए रिफ्यूज किया गया क्योंकि कुर्मी क्षत्रिय वालों ने इसका कोई प्रमाण नहीं दे पाए कि वो और हम समान हैं। मतलब आपका ये कहना है कि बिहार, यूपी और जो दूसरे इलाके हैं, वहाँ के जो कुर्मी हैं और जो पठार छोटा नागपुर पठार का जो इलाका है, जो बृहद झारखंड के हिस्से में आता था, वहाँ के कुर्मी दोनों अलग अलग हैं। लेकिन क्योंकि अंग्रेजी में ड़ भी आरे से प्रोनाउंस हो रहा है, देखिए झारखंड बन गया, झारग्राम बन गया, इस तरह से कई जगह का आप नाम देखिए। आज बहरा गोरा हो गया। मतलब अड़ा अक्षर से जो भी नाम आता है उसको अंग्रेजी में लिखते हैं तो आर से लिखते हैं, हाँ, तो फिर उसका हिंदी रूपांतरण में फिर उसको रा कर देते हैं। बड़ा गोड़ा हो गया, बहरा गोड़ा हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, झाड़ग्राम था वो झारग्राम, अभी झारग्राम हो रहा है वो भी। धीरे धीरे वो मतलब वैसे ही हो जाता। अगर इसका जो 1903 ईस्वी में ग्रियर्सन जी ने जो एक अल्फाबेट तैयार किया था, जिसमें उन्होंने हिंदी के वर्णमाला को अलग अलग तरीके से उन्होंने पेश किया था कि ड को कैसे लिखना है, द को कैसे लिखना है, र को कैसे लिखना है, अड़ा को कैसे लिखना है, ट को कैसे लिखना है, त को कैसे लिखना है। तो ये जो अलग अलग जो तरीके से उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था, अगर इसको फॉलो किया जाता तो आज इस भारत देश में जितनी भी वर्तनी त्रुटियों के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। अंग्रेजी के कारण ये सब दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। राज्य सरकार ने 3 मुद्दों पर तो बहस करा दी, उसको पारित कर दिया, चाहे उसका आगे जो भी हो। चौथा मुद्दा जो है, मूल मुद्दा जो है राजनीति का इस राज्य के अंदर, उस पे बहस नहीं हो पाई है। क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से उम्मीदें तो हैं, हमारी उम्मीदें हमेशा रहती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। इसके पहले बीजेपी की सरकार थी, अभी झामुमो की सरकार है। और हम समझते हैं कि चूँकि ये यहाँ की सरकार है और आदिवासियों की सरकार है, तो निश्चित रूप से आदिवासियों के दर्द को उनको समझना चाहिए। और आदिवासियों का दर्द कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि आदिवासी जिनको माना गया है, जिनको आदिवासी मान करके इस राज्य का गठन हुआ है, उनके दर्द को उनको समझना चाहिए और उन आदिवासियों के दर्द तकलीफ को दूर करने का काम भी उन्हीं को करना चाहिए। ये उम्मीद हमारी इस सरकार से है और आगे भी रहेगी। और अगर हमारी उम्मीद ही अगर नहीं पूरी होती है तो निश्चित तौर पर इसमें सरकार के प्रति जो रवैया है, जो चिंताधारा है, विचारधारा है, वो लोगों का बदलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस पर कोई नकारात्मक रवैया अपनाएगी। आपका जो काम है या आपके संगठन का काम है, आप जो कर रहे हैं, वो झारखंड भर ही सिर्फ है या बंगाल और उड़ीसा का जो इलाका है जहाँ कुर्मी बहुल इलाके हैं, उन पर भी आप लोग काम कर रहे हैं?
हमारा संगठन ऑल ओवर इंडिया के लिए रजिस्टर्ड है और हमारा दिल्ली में भी हमारा स्टेट यूनिट है। अभी हम लोग पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, बिल्कुल हाँ, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी हम लोगों का कमेटी अभी बनने जा रहा है। इसके बाद असम में भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू कहने से ये पूरा झारखंड, पश्चिम बंगाल का 4 जिला आते हैं, उसमें पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर, झाड़ग्राम। उड़ीसा के 3 जिला आते हैं, खास करके केंझोर, मयूरभंज, सुंदरगढ़। तो ये जो एरिया है, इन एरिया के सभी कुर्मियों के लिए हमारा आंदोलन है। और इसके अलावे जो हमारे माइग्रेट होकर के यहाँ से जैसे टी ट्राइब बन करके वहाँ पे असम में गए हुए हैं, उनके लिए भी हमारी लड़ाई है। तो जहाँ जहाँ इस तरह के हैं, बिल्कुल कुर्मी भी हैं टी ट्राइब में। ये जो लोग यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल संताल भूमिज उरांव के साथ कुर्मी लोग भी वहाँ पर टी ट्राइब में हैं वहाँ पर। तो वहाँ जब ट्राइब का दर्जा मांगा जाता है तो उसमें छाटा नहीं जाता है? जैसे असम में जो यहाँ से गए हैं ट्राइब जो लोग, वो तो वहाँ ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं। सभी जगह मांग है, जहाँ पर भी हमारे लोग हैं सभी जगह। हम ये कह रहे हैं कि जैसे जो उरांव गए हैं, जो मुंडा गए हैं, जो संथाल के लोग गए हैं, जो भूमिज गए हैं, कुर्मियों के साथ, मतलब इनके साथ कुर्मी भी गए हैं, तो वहाँ जब आदिवासी की डिमांड आसाम में ये लोग कर रहे हैं तो उस समय तो ऐसा नहीं ना कि कुर्मी को छाट दे रहे हैं, खाली ये लोग मांग रहे हैं। वहाँ तो सब क्या भी कर भी सकता है उन लोग, क्योंकि अभी अगर उन लोग कौन सा आधार मान करके चलेगा। उन लोग अगर ये देखेगा कि भाई अभी जो लोग एसटी में हैं, जैसे कि भाई संताल हैं, मुंडा है, इन लोग एसटी में ऑलरेडी हैं, तो अगर उन लोग सोचेगा खाली हम लोग यही लोग को लेंगे और जो लोग एसटी में नहीं हैं, तो उस आधार पर हो सकता है। लेकिन अगर एक ट्राइब के आधार पर देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ तो टी ट्राइब उनको मेंशन किया ही हुआ है, उनके अंदर रखा बाकी हुआ है। जो आपका डिमांड है, मतलब आपका जो संगठन है वो बिहार और उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में नहीं काम कर रहा है? दूसरे राज्यों में अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो बिहार के भी 1-2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कि जो बॉर्डर एरिया जब डिवाइडेशन हुआ, तो 1-2 जिला ऐसे हैं जहाँ पर कि टोटेमिस्टिक कुर्मी लोग हैं। ये हम लोग अभी पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेनली अभी हम लोगों का जो है झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, मतलब उत्तरी, हाँ, छोटा नागपुर प्लेटू के लिए ही अभी चल रहा है। तो क्या है आगे? अब सरकार से किस तरीके की डिमांड कर रहे हैं? लिख पढ़ के आंदोलन करके क्या सोचे हैं? कुछ तो होगा। तो सरकार के समक्ष हम लोगों का अभी जो हमारे चीफ एडवाइजर हैं डॉक्टर विद्याभूषण महतो जी, उनके द्वारा झारखंड एबोरिजिनल कुर्मी पंच की ओर से एक रिट दायर किया गया था हाई कोर्ट में, और उसी का अभी सुनवाई चल रहा है। अभी रिसेंटली अभी जी हमारे वकील साहब हैं अखिलेश श्रीवास्तव जी, उनके माध्यम से अभी हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और देखते हैं इसका प्रक्रिया कहाँ तक जाता है। इसके अलावा हम लोग झारखंड सरकार से भी या विभिन्न सरकारों से हम लोग डिमांड तो कई समय से करते आ रहे हैं। पिछले 28 दिसंबर 2020 को और 8 जनवरी 2021 को हमने झारखंड राज्य के अंतर्गत 50 प्रखंडों में और 10 जिला में हमने डेपुटेशन देने का काम किया था सरकार को। तो अभी हम लोग फिर से देखेंगे कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा। हमने 7 अक्टूबर 2018 को जो उस समय तत्कालीन जो झारखंड टीआरआई उप समिति के अध्यक्ष थे और माननीय मंत्री जी भी थे श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। ये सारा मामला कहाँ तक पहुँचा ये हम लोग आगे देखने का काम करेंगे। इसके बाद ही हम लोग अपना अगला रणनीति तैयार करेंगे। अच्छा, अभी आप लोगों की सभाएं चल रही हैं, आज भी शायद आप हजारीबाग, कल या प्रोग्राम है आपका? कल हम लोगों का हजारीबाग में एक जन सम्मेलन है और हम लोगों का लगातार प्रयास यही रहता है कि जनसंपर्क के माध्यम से, गांव-गांव जनजागरण अभियान के माध्यम से और जन सम्मेलनों के माध्यम से लोगों को अपने इतिहास, भाषा, संस्कृति, परंपराओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। लोगों को अपने संवैधानिक हक अधिकार के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, ताकि लोग समझ पाएँ कि आखिर कहाँ हमें कमी हो रही है, कहाँ हम किस चीज़ में पीछे जा रहे हैं और कहाँ हमारा हक अधिकार के साथ किस तरह से हमें वंचित किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में हम इसको एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर सकें इसको। इसीलिए लगातार हमारा ये जो जन जागरण का अभियान चल रहा है ये हम लोग लगातार चला रहे हैं। अंतिम सवाल ये कि राज्य सरकार ने कल विधानसभा में 32 स्थानीयता पर बहस कराकर उसको पारित कर दिया। आप भी उस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं एक दौर में, कैसे देखते हैं इसको? निश्चित रूप से मैं भी एक दौर में उस समय साथी के रूप में आप भी थे। तो एक दौर में 1932 का खतियान कहा जाए या फिर हम लोगों ने ज़्यादातर हमने अंतिम सर्वे सेटलमेंट की बात हमने की थी कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट को खतियान के आधार पर लेकिन होना चाहिए, मूल रूप से खतियान आधार होना चाहिए।
तो अगर झारखंड सरकार ने इसको अगर पारित किया है तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि ये लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इसको केंद्र के पाले में फेंक दिया और फिर निश्चिंत हो गए कि अब तो जो करना है केंद्र को करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीतिक तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जनभावनाओं का जो मतलब लोगों की जो जनभावनाएं हैं उनको आहत नहीं करना चाहिए। आपसे जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। चाहे सरना कोड का बात हो, सरना कोड के लिए भी हमने भी अपने संगठन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर हमने ज्ञापन दिया हुआ है, तो सरना कोड भी लागू होना चाहिए। इसके बाद ये उन्हें जो खतियान आधारित स्थानीय नीति ये भी लागू होना चाहिए। और जो 27% का ओबीसी का रिजर्वेशन है, ये तो संपूर्ण सभी ओबीसी का मामला है। ये बहुत लोग इसको कहते हैं कि नहीं, अब सीपी चौधरी जी फिर क्यों मांग कर रहे हैं भाई कि आप लोग एसटी का भी मांग कर रहे हैं, फिर ओबीसी रिजर्वेशन का भी मांग कर रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये 27% रिजर्वेशन और सभी आदिवासियों के लिए है, मतलब ओबीसी के लिए है, पिछड़ों के लिए है, ये सिर्फ कुर्मियों के लिए नहीं है। और एसटी का जो हम लोग का डिमांड है, ये हमारे हक अधिकार, हमारे जल जंगल जमीन के साथ साथ हमारे भाषा संस्कृति धर्म परंपरा का, हमारे अस्तित्व के संरक्षण के लिए हमारा मांग है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।